हम एक बार फिर से लौटते हैं जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है ब्रिगेडियर दहिया के पास अब आपको हम लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आशीष के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। आशीष, CWC की बैठक कांग्रेस की तरफ से दोहराया गया, सरकार के साथ हैं, हर कदम में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, सेना को हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सवाल मैं पूछना नहीं चाह रही हूँ, पर फिर भी लोगों के मन में भी ये बात आएगी, इस मौके पर भी आएगी कि साहब कल तक तो आप ही की पार्टी के नेता थे जो आप ये कहकर पल्ला झाड़ रहे थे कि पार्टी की लाइन नहीं है ये, लेकिन बावजूद इसके वो कांग्रेस के नेता जिन पर अभी तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ है, वो राफेल का खिलौना दिखाकर उस पर नींबू मिर्ची लटकाकर सवाल खड़े कर रहे थे। और आज कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है तो फिर कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो कुछ खोखले से सुनाई पड़ते हैं, कमजोर जरूर दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस की ये समस्या हमेशा से रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हम देखते हैं कि एक फर्म डिसीजन अगर लीडरशिप ले लेती है तो डाउन द लाइन सब उसी लाइन पे रहते हैं, कोई डिविएट नहीं करता। आप कल की बात कर रही हैं या परसों जिस तरह से अजय राय ने वो नींबू मिर्ची और हाथ में एक खिलौना लेकर के हेलीकॉप्टर का मजाक बनाया था, उसको लेकर के बहुत किरकिरी हुई थी। आज सुबह मैंने जिग्नेश मेवानी का एक पोस्ट देखा एक्स पर, वो अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है, पता नहीं वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे। फिर राशिद अलवी का एक बयान आ जाता है, किसी का कोई बयान आ जाता है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इससे थोड़ा सा इस तरह के बयान खोखले लगते हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कार्य समिति, वो आज मिली और ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है और कांग्रेस अध्यक्ष खुद सामने आकर के कह रहे हैं कि पूरी तरह से फोर्सेज, और ज़्यादा अच्छी बात है कि सरकार, वरना सरकार के साथ जो इनके डिफरेंसेस हैं, अगर आप इनके प्रोमिनेंट लीडर्स के पोस्ट देखें, राहुल गांधी के भी पोस्ट देखें, तो वो फोर्स को तो मुबारकबाद देते हैं लेकिन सरकार की बात नहीं करते। कम से कम कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगर सरकार को भी, सरकार के साथ भी खड़े होने के लिए अपने रेजोल्यूशन में इस बात को कहती है, तो मुझे लगता है कि इस यूनिटी की अभी ज़रूरत है। कल ऑल पार्टी मीटिंग भी है और अगर ऐसे वक्त पर साथ खड़े नहीं हुए तो फिर पक्ष विपक्ष का कोई मतलब रह नहीं जाता। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर पर तो देखिए राहुल गांधी की तरफ से तो सिर्फ एक वाक्य, एक सेंटेंस ही बोला गया। राहुल गांधी की तरफ से साफ कर दिया गया कि सेना को हमारा पूरा समर्थन है। मैं अब जरा मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। मुझे लगता है जरा ब्रिगेडियर दहिया के पास हम चलते हैं। ब्रिगेडियर दहिया, हम लोग जिस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि अगर यहाँ से मामला एस्केलेट करता है तो वो किस हद तक एस्केलेट कर सकता है। अब सीधे तौर पर पाकिस्तान भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स सोचकर ही कदम आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है कि भारत ने घेराबंदी तो जबरदस्त कर ली है। एक तो सैनिक क्षमता हमारी हिंदुस्तान की, जिसके सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है, और दूसरी तरफ दुनिया भर में पाकिस्तान अलग थलग, मतलब कोई देश आएगा नहीं पाकिस्तान के उस रूप में मदद करने के लिए। आज भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमारे जो NSA हैं वो दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों को ये जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने हासिल क्या है, जिसमें उन्होंने चीन तक के साथ संपर्क साधा है। वो चीन जिसको लेकर ऑप्टिक्स ये है कि वो पाकिस्तान का मददगार है। तो कुल मिलाकर यहां से पाकिस्तान की तरफ से अगर रिस्क लिया भी जाएगा हिंदुस्तान के खिलाफ कोई हिमाकत करने का, तो वो कितना कैलकुलेटेड रिस्क होगा, कहां तक जा सकता है पाकिस्तान? देखो, अभी जिस तरह से नेचर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर हैज चेंज्ड, अभी जरूरी नहीं है कि किसी देश के अंदर घुस के उनको मारे। अब हमारे पास जैसे आधुनिक हथियार हैं, उनसे बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। उनकी एयरफोर्स के पास हम राफेल जैसे और हमारे जो मिराजेस का और Su-30 का जो अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, जो अभी तो एयर बैटल तक सीमित रहेगा जहां तक मेरा ध्यान है। जो LOC पे जो ड्यूल्स चल रहे हैं RT के, अभी वो RT फायर करेगी, हमारी आर्टिलरी फायर करेगी। जो RT ड्यूल्स चलेंगे, थोड़े बहुत वहां पे इंप्रूवमेंट और डिफेंसिव पोस्चर्स में आगे पीछे। LOC की भी सैक्रोसेंसी तो रही नहीं है। वो खुद बोले कि हमने 1970 में वॉर का जो शिमला एग्रीमेंट था उसको हमने मानना नहीं है। तो ग्राउंड पे कोई लोअर लेवल पे, लोअर टेक्निकल लेवल्स पे कुछ एक्शन हो सकते हैं, और जो वो हम पे फायर कर रहे हैं तो हम भी उनके जो फायर मीन्स हैं, जिस गनों से वो फायर कर रहे हैं, काउंटर बॉम्बार्डमेंट हम कर सकते हैं, वो उस लेवल पे रहेगा। लेकिन बाकी जो सेक्टर है, क्योंकि हमने पंजाब में टारगेट की हैं जो कि LOC से बाहर है, और उसके अलावा अभी पाकिस्तान के पास ऐसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है नहीं, लॉन्ग रेंज वेपन है नहीं कि वो स्टैंड ऑफ थ्रेट की उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी कम है। तो हो सकता है कि इस समय उनको हमारे एयर स्पेस में इंट्रूजन करनी पड़े। तो वो सिर्फ अभी ये तो पहले तो लीडरशिप का फैसला हो जाए कि पहले कौन वहां पे लगाम किसके हाथ में है।
एक बार जब लगाम तय हो जाती है तो एस्केलेटिंग लेटर में पहला स्टेप वही हो सकता है कि देयर कैन बी एंड दे कैन लॉन्च ए लिमिटेड एयर स्ट्राइक, जैसे कि ब्रिगेडियर जब भैया, भी आपका हुआ था, जब असेसमेंट क्या है? बालाकोट हुआ क्या था, इस तो हमारे सिचुएशन में पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ बढ़ सकता है? आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? देखो अभी इसका आज होगा कल होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसकी तरफ एक रास्ता बन गया है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ ने, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो बोल रहे हैं कि भाई आपने जो करना था कर लिया, अब इससे ज्यादा आप बात को मत बढ़ाए। वो सारा ओनस किस पे डाल रहे हैं? इंडिया पे डाल रहे हैं, और इंडिया के लिए तो ये फेवरेबल बात है। हम भी नहीं एस्केलेट करना चाहते, इंडिया इस बात को बिल्कुल एस्केलेट नहीं करना चाहता। हमने जो हमारा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव इस टाइम फ्रेम में जो था वो हमने अचीव कर लिया है। लेकिन अगर अब शहबाज शरीफ हमसे तो बोल रहे हैं कि भी आप कार्रवाई मत कीजिए, आपने जो करना था कर लिया और इसको एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान मिलिट्री के दबाव में या पाकिस्तान मिलिट्री को ऐसा डिसीजन लेते हैं तो फिर तो ये एक एस्केलेटरी सिचुएशन हो सकती है, और इसके लिए हम पूर्ण तरह से तैयार हैं। चाहे वो जमीनी फौज है, हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, और इंडियन एयरफोर्स, दे आर टोटली रेडी फॉर ऑल कंटीजेंसीज। ठीक है ब्रिगेडियर पुरोहित, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है? जी जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से हालात हैं और समाज अव्यवस्थित है, देश अव्यवस्थित है, अर्थव्यवस्था उनकी बहुत बुरे हाल के अंदर है, प्राइसेस आसमान को छू रहे हैं। जो पाकिस्तान बेशक लो एब पे हो, लेकिन आज भी कंट्रोल सिर्फ उनके पास में है, और अगर कोई कंट्रोल कर सकता है पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान की सिर्फ सेना है। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ समय में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, और मुझे लगता है कि ये मार्शल लॉ इसमें लागू होगा। तो सर मैं अगर ये कहूं कि इस आर पार की लड़ाई या सीधा युद्ध जिसकी आशंका एक बनी हुई है, वो तब होगा जब पाकिस्तान की कमान पूरी तरीके से सेना अपने हाथ में डायरेक्टली ले लेगी, तभी ये स्थिति बनेगी सर? जी जी, मैं आपको 3 सिनेरियो देता हूं। हाँ जी। पहला सिनेरियो जो आप ये बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान पूरी तरह से सेना के कंट्रोल में है और सेना अब भारत के खिलाफ जो एक्शन लेगी वो उन्हीं पर निर्भर है। उसके अंदर जो रिस्क और रिवॉर्ड प्रोपोर्शंस है वो उसके रिस्क के मुताबिक उसको मिल जाएगा। दूसरा है कि जो आज कंडीशन चल रही है, यही कंफ्यूजन चलता रहे। शहबाज शरीफ, मुनीर साहब और इमरान साहब ने भी जेल के अंदर से स्टेटमेंट देश के खिलाफ दिया है, भारत के खिलाफ दिया है, और बाकी व्यवस्था जो है वो है ही है। तो ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति में वो पाकिस्तान पाइंदाबाद नहीं बोल सकते, उनकी हालत और खराब ही होगी। और तीसरा जो सिनेरियो मुझे लगता है कि अगर इन हालात को संभालने के लिए चीन उनकी मदद को आ जाता है, तुर्की मदद के लिए आ जाता है, और यूएन अगर बीच में आ जाता है ताकि उनके यहाँ सर्वाइवल हो, हालात इससे ज्यादा खराब ना हो, जो आर पार की लड़ाई है या इसका प्रेजेंट लेवल है वो एस्केलेट ना हो। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने अगर कोई कोशिश किया कि कंट्रोल करके हम कुछ और जिहादी कर देंगे, तो जो वो रिस्क ले रहा है बहुत महंगा पड़ेगा, उसे बहुत महंगा पड़ेगा। तो इन तीनों सिनेरियोज के अंदर जो मैं पहला सिनेरियो देखता हूं कि पाकिस्तानी सेना कंट्रोल करके और समझदारी से काम करे, तब पाकिस्तान के अंदर हालत सुधर सकती है, वरना बद से बदतर ही होती जाएगी। तो ये आपने जो 3 सिनेरियोज बताए हैं सर, उसमें आप कह रहे हैं कि एक तो या तो फिर चीन, रूस से तुर्की से लेकर यूएन तक की यहां पर किसी तरीके की कोई भूमिका, एक आप कह रहे हैं कि साहब सीधा सेना जो है वो अपने हाथ में ले ले पाकिस्तान की कमान को, या फिर अभी जिस तरीके की कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है उस तरीके की कंफ्यूजन वाली स्थिति। इस पर जरा सा ब्रिगेडियर दहिया से समझते हैं हम। ब्रिगेडियर दहिया, ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है अभी के समय में, या फिर ये टोपी ट्रांसफर वाली स्थिति बनी हुई है अभी के समय में? क्योंकि चाहे पाकिस्तान की सेना हो, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान की जनता के सामने अपनी अपनी साख बनाकर रखना चाहते हैं, और इसी वजह से जब पाकिस्तान की सेना ये कहती है कि साहब सरकार हमें खुली छूट दे तो हम जवाबी कार्रवाई कर देंगे, पाकिस्तान की सरकार फौरन कहती है सेना को खुली छूट है, जो करना है करे, और कर कोई कुछ नहीं रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर जनता को गुमराह और भ्रम में रखने का खेल खेला जा रहा है सर, टोपी ट्रांसफर सेना और सरकार के बीच। डेफिनेटली, और भारत और पाकिस्तान में यही फर्क है।
भारत में जनता बोलती है और पाकिस्तान की जनता भारत की जनता की तरफ देखती है, तो मेरे ख्याल से वो रोते होंगे कि भाई ये इनकी भारत की जनता में कितना दम है। और भारत की सेना में भी इसलिए दम है क्योंकि भारत की सेना अपॉलिटिकल है। एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वर्ल्ड में, जहां जहां जिस जिस देश में आजादी के बाद जहां जहां मिलिट्री हस्तक्षेप हुआ है इन द रेल्म्स ऑफ पावर, उस देश का सत्यानाश हुआ है। और ये इस देश को पूरा और ये देश भी समझता है और भारतीय सेना भी समझती है कि हमारी अपॉलिटिकल नेचर से, इसलिए जैसे कि अभी विपक्ष ने भी भारत की सेना के साथ पहले खड़े हुए हैं, सरकार के साथ बाद में। उसकी वजह यही है कि भारतीय सेना अपॉलिटिकल रही है एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी एंड व्हिच विल कीप बिल्डिंग अपॉन। जहां तक कि पाकिस्तान की जो हालत है, जो अभी जो आप बोल रहे हैं कि टोपी पहनाई जा रही है, पहले तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई क्लियरेंस नहीं ली गई होगी ये पहलगाम में जो उन्होंने आतंकवाद की घटना दी है। डेफिनेटली अभी उनको बोल रहे हैं उन्होंने हमें मरवा दिया। अभी पाकिस्तान आर्मी ये बोल रही है कि भी आप हमें खुली छूट नहीं दे रहे। अभी बताया गया जैसे कि आपके एक विशेषज्ञ ने कि भाई अभी तो शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि भी आपको खुली छूट है। अभी वो करता करे तो मरे, ना करे तो मरे। उनकी अभी ये स्ट्रेटेजिक जो स्पेस है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का जो स्पेस है, उसके अंदर भी वो फंसे हुए हैं। और भारत ने देखो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रिलीज था, जो प्रेस ब्रीफिंग की गई सुबह, बिल्कुल साफ क्लियर किया गया है कि हम इसको एस्केलेशन नहीं करना चाहते। हमने चुनिंदा टारगेट लिए हैं, हमने प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया है और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने निशाना बनाया है। हमने पाकिस्तान की जनता को निशाना नहीं बनाया है। ब्रिगेडियर दहिया, आप जो बात कह रहे हैं ना, मतलब दो टूक अंदाज में भारत की तरफ से कहा गया कि हमने जिम्मेदारीपूर्ण, हमने अनुपातिक, हमने सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिव, प्रिएम्प्टिव और नॉन एस्केलेटरी एक्शन लिया है। ये हमने दुनिया को बता दिया है और इसके बाकायदा हमने सबूत एक तरीके से रखे, क्योंकि हमने दिखाया वो 9 टारगेट्स जिनको चुन चुन कर हमने नेस्तो नाबूद किया। हमने बताया हमने उन टारगेट्स को क्यों चुना, किस तरीके से। ये वो 9 टारगेट्स थे जहां पर आतंकवादी फल फूल रहे थे, जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकाने और कैंप थे। और इस बीच ये तस्वीरें सामने आने लगी हैं, आतंकवादियों के जनाजे में भीड़। तस्वीरें देखिए जरा, सेना की सुरक्षा में आतंकवादियों को दफनाने की तैयारी। पाकिस्तान में आतंकियों को ये राजकीय सम्मान वहां दिया जा रहा है, और हो भी क्यों ना, यही तो नीति रही है पाकिस्तान की। खुद पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है आज, जिस तरीके से आतंकवादियों को वहां पर पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर विदाई दी जा रही है। उनके जनाजों के लिए वहां वर्दीधारी फौजी जो हैं वो खड़े होकर नमाज़े जनाजा अदा कर रहे हैं। तो फिर खुद ही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का हिमायती है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। किस तरीके से आतंकवाद को पालता पोसता है पाकिस्तान, उसकी गवाही ये दे रही हैं। और किस तरीके से पाकिस्तान में जो सेना है उसकी आतंक के साथ साठगांठ है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और कैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद धर्म के आधार पर लोगों को अफीम चटा चटा कर एक तरीके से वहां पर राष्ट्रीय घुट्टी के तौर पर लोगों को पिला दिया है, उसकी गवाही भी ये तस्वीरें दे रही हैं। क्योंकि जरा भीड़ देखिए, यहां पर कितना हुजूम है, यहां पर आतंकवादियों को विदाई देने के लिए यहां पर ये लोग जमा हुए हैं। चुन चुन कर भारत ने निशाना साधा है। बहावलपुर में जहां पर वो जो लश्कर ए तैयबा और साथ ही साथ जो जैश ए मोहम्मद है उसका हेडक्वार्टर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में और लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर जो है वो मुरिदके के अंदर, यहां घुसकर भारत की तरफ से आतंकवाद के इन ढांचों को नेस्तो नाबूद किया गया। इन आतंकवादियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया गया और उसको लेकर पाकिस्तान में ये मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर दहिया लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले आपको नीरज के पास अब लेकर चलेंगे और नीरज से जानेंगे। नीरज, ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, एक बार फिर पाकिस्तान खुद अपनी पोल दुनिया के सामने खोल रहा है। आतंक को लेकर पाकिस्तान की सहानुभूति दुनिया देख रही है। देखिए रोमाना, जो आतंकवाद है वहाँ पर उनकी स्टेट पॉलिसी रही है पाकिस्तान की पिछले 30-40 सालों से।
जब से उन्होंने कश्मीर, अफगानिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में उन्होंने आतंकवाद फैलाना शुरू किया। शुरुआत में वो मानते नहीं थे इस बात को कि जो स्टेट पॉलिसी है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर ISIS के, अल-कायदा के, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद इनके पीछे छिपे रहते थे। लेकिन अब ये साफ़ हो गया है कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, इनकी ये राष्ट्र नीति है, स्टेट पॉलिसी है, आतंकवाद है, छद्म युद्ध है, ये प्रॉक्सी वॉर जो है, ये जिसके खिलाफ भी ये लड़ नहीं पाते सीधे तौर से कन्वेंशनल वॉरफेयर में, तो वहाँ पर ये छद्म युद्ध शुरू कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने अफगानिस्तान में किया, पहले रशियन फोर्सेस के खिलाफ किया, फिर US फोर्सेस के खिलाफ भी करने लग गए थे बाद में, और अब ये कश्मीर में पिछले 30-40 साल से कर ही रहे थे। तो अब ये साफ है कि अब जब भारत ने इतना बड़ा अटैक किया है इनके आतंकी गढ़ पे, इनके जो आतंक का गढ़ है, पाकिस्तान एपिसेंटर है आतंकवाद का, वहाँ पर अगर ये ख़त्म किया है तो अब ये खुलकर सामने आ गए। और हम लोग देख रहे हैं कि जनाजे में वहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद है, सेना के भी मौजूद हैं, और जो उनके मुल्ला मौलाना तो होते ही हैं वहाँ पर, वो उसमें मौजूद हैं और जो दिखा रहे हैं कि अब ये सब मिलकर जो है आतंकवाद के खिलाफ। और ये देखिए, दरअसल चाहता ही असीम मुनीर यही चाहता था कि जो पाकिस्तान के लोग हो वो इकट्ठा हो जाएं, भारत में आतंकवाद जब फैलाएंगे, भारत अटैक करेगा तो भारत के नाम पर हमेशा से पाकिस्तान की कोशिश यही रही है। और वो इकट्ठा जो है, जो 4 प्रांत हैं उसके, रुमाना, चाहे वो पंजाब प्रांत हो उनका, खैबर पख्तूनख्वा हो, POK हो उनका, या फिर जो उनका बलूचिस्तान है, वो इकट्ठा ही सिंध प्रांत, इसीलिए है कि वो भारत के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। वो हमेशा जब भी उन्हें लगता है कि टूटने वाला है, उनके अवाम की टूटने वाली है, वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कुछ लेकर आएंगे, ऐसी साजिश रचेंगे कि उनके जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो आज जो दिखाई दे रहा है वो दरअसल यही है। असीम मुनीर किसी कीमत पे नहीं चाहता था कि उसके जो देश के लोग हैं, उसके जो अवाम है, वो उनके खिलाफ जाए, जो पाकिस्तानी तो आप एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं इस चर्चा में। आप जो पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं, मुझे लगता है जरा इस पर भी ब्रिगेडियर दहिया से एक रिएक्शन लेते हैं। ब्रिगेडियर दहिया, नीरज यहाँ पर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब देखिए पाकिस्तान में दिक्कतें कितनी थी, मतलब सेना जो है उसको ऐसा लग रहा था उसके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है। वो बलूचिस्तान वाला इलाका अलग, वो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका अलग, वो फाटा वाला इलाका अलग, सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और ऐसे में अब इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो ये गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के लिए एक बार फिर से आसान हो गया है क्या पाकिस्तान के लोगों को भ्रमित करना, गुमराह करना, धर्म के नाम पर उनको फिर एक साथ लाकर जोड़ना। ब्रिगेडियर दहिया, देखिए जी, बहुत पहले से एक कहावत जो चली आ रही थी कि देयर आर 3 A's जो पाकिस्तान को चलाते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। अब अमेरिका तो अपना काम निकलवा के चला गया। अमेरिका, दे हैव टोटली गॉन आउट ऑफ द सीन नाउ। उनके तरफ से ना कोई इनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, ना उनके जो F-16 के रिपेयर्स के लिए जो उनको कल चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो अमेरिका से हाथ जुड़ पाकिस्तान से बिल्कुल अलहदा हो गया है अभी। और इसका जो दूसरा हिस्सा है अभी आर्मी को भी इररिलेवेंट करना है। आर्मी जब इररिलेवेंट होएगी तो हमें अल्लाह ताला से गुजारिश है कि तो वो तब पाकिस्तान पे आशीर्वाद का हाथ आएगा। अल्लाह शायद पाकिस्तान को बचा ले, लेकिन आर्मी पाकिस्तान एज ए नेशन को तो बर्बाद करने पे तुली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी रेलेवेंस तभी है, इतने पावरफुल, वो अपनी पावर कहां से ड्राइव करते हैं पाकिस्तान आर्मी, वो अपनी पावर ड्राइव करते हैं एंटी इंडिया सेंटीमेंट से। उनको एक भाई आर्मी, आप अपने पहलवान, आपने घर में पहलवान पाल रखा है, वो पहलवान तभी तो आपको अच्छा लगेगा जब आपके लिए कोई खतरा होगा। मैं जरा सा आपको रोकूंगी सर, जरा तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। देखिए आज देश में मॉक ड्रिल, जिसके लिए करीब 300 के आसपास जिले थे जिनको चिन्हित किया गया था। हालांकि सुरक्षा कारणों से फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो जिले थे जहां पर मॉक ड्रिल होनी थी वो तो फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन देश के अन्य जिलों के अंदर शाम 4 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हुई है और उसी मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत में तैयारी पूरी है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए देश के नागरिकों को मुस्तैद करने की ये तैयारी है। देखिए किस तरीके से भारत में मॉक ड्रिल आगे बढ़ती हुई एक तरफ तस्वीरों में आपके सामने, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम। पाकिस्तान में मातम है, पाकिस्तान में आतंकवादियों को विदाई दी जा रही है। पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर पाकिस्तान की फौजियों की निगरानी में पाकिस्तान में आतंकवादियों को विदा किया जा रहा है। नारे वहां पर गूंज रहे हैं और इस बीच ये देखिए आप किस तरीके से मॉक ड्रिल भारत में अंजाम दी जा रही है, उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो फिर ऐसे में कैसे
स्थिति को संभाला जाएगा, किसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, हमारी अपनी कितनी तैयारी है, कितनी मुस्तैद हमारे अलग अलग विभाग हैं जिनको QRT के तहत तैयार रहना होगा। क्विक रिस्पॉन्स टीम कितनी क्विक है रिस्पॉन्स देने में, इसका भी आकलन किया जा रहा है, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम को चाक चौबंद किया जा रहा है। भारत के कई हिस्सों में ये मॉक ड्रिल किसी भी आपात स्थिति, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए ये मुस्तैदी कितनी अलग अलग विभागों में है उसकी जांच की जा रही है। और साथ ही साथ अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कोई आपात स्थिति बनती है, तो फिर जो नागरिक हैं वो भी किसी तरीके के पैनिक में ना आए, उनको भी पता हो क्या करना है, कैसे करना है, एक उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर साथ के साथ नागरिकों को दी जा रही है। जरा इन तस्वीरों को लेकर सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, करीब 50 साल के बाद इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की एक्सरसाइज, इस तरीके की मॉक ड्रिल इतने बड़े पैमाने पर देश में हो रही है। नीरज। बिल्कुल रोमाना, जिस तरह की जो कार्रवाई जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, भारत ने किया है, पाकिस्तान के खिलाफ किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा बना हुआ है कि पाकिस्तान को मिस एडवेंचर ना करें। और इस मिस एडवेंचर से किस तरह से बचा जा सकता है। हमारी देश की सेनाएं तो तैयार है ही हैं, वायुसेना तैयार हैं, फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर मिसाइल सिस्टम जितने भी हैं वो सब एक्टिव हैं हमारे बॉर्डर एरियाज़ में, एयर स्पेस में। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई ना कभी ऐसा हो सकता है कि जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हैं या कोई मिसाइल है वो ब्रीच कर सकती है, एयर स्पेस को कर सकती है। तो उसके लिए हमारे देश के देशवासी कैसे तैयार रहेंगे, सजग रहेंगे, उनको भी तैयार रहना होगा। क्योंकि रोमाना ये मान के चलिए कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध सिर्फ आर्मीज के बीच में नहीं होता, दो देशों के बीच में होता है। तो 140 करोड़ जो देश के देशवासी हैं वो भी सीधे तौर से इसमें जुड़ जाते हैं। इसीलिए उनको तैयार किया जा रहा है कि आप पैनिक ना करें, आप किसी भी तरह का खतरा जो आपको लगे तो आप किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं, किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं अपना। जो हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, वो सब कैसे, सिविल डिफेंस कैसे हैं, एनसीसी कैसे है, और साथ ही उसके साथ साथ जो हमारे जो एनएसएस के जो छात्र छात्राएं होते हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, एम्बुलेंस को ले जाने में, घायल लोगों को ले जाने में, उन सब के लिए ड्रिल की जा रही है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत अहम रोल होता है फायर डिपार्टमेंट का, कि जब कोई अगर मिसाइल या कुछ ऐसा गिरता है तो आग लगती है, तो उसको कैसे जल्द से जल्द बुझाया जाए, उस सब के लिए ही इस पूरे देश के लोगों को जो है तैयार किया जा रहा है। 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल की गई है, वो इसीलिए की गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए राहत और बचाव से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनकी एक तरीके से मुस्तैदी भी इस समय चेक हो जाएगी। अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो फिर उससे निपटने के लिए हमारे अलग अलग विभाग कितने मुस्तैद हैं, हमारी तैयारी क्या है, हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं या नहीं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको लेकर ये एक चेक है, ये एक रिहर्सल है जो इस वक्त अंजाम दी जा रही है। देश के करीब 250 जिले हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल इस वक्त चल रही है। 3 घंटे, शाम 4 से 7 इसका समय तय किया गया है। और इससे जो आम नागरिक हैं उनको भी ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि इस तरीके की अगर स्थिति बनती है तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करना है। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या कुछ करना है, इसकी हर जानकारी इन मॉक ड्रिल के जरिए फिलहाल दी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। 3 घंटे तक ये मॉक ड्रिल चलनी है। देश के करीब 250 जिले हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल आज होनी है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। जरा ब्रिगेडियर त्रिपाठी से जानते हैं, सर इससे पहले वो ऑपरेशन सिंदूर पर मैं आगे विस्तार से आपसे बातचीत करूं, ये जो तस्वीरें आ रही हैं मॉक ड्रिल की, मुझे लगता है जरा आपको देश को पहले बताना चाहिए कि नागरिकों को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए और जो हमारे रक्षा और राहत और बचाव दल हैं उनकी मुस्तैदी जांचने के लिए ये मॉक ड्रिल कितनी जरूरी हो जाती है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए, आप अगर याद करें, खासकर हम 1971, हम भी बहुत छोटे थे उस समय और शायद बहुत लोग देखे नहीं होंगे। उस समय ड्रिल्स बहुत कॉमन थी, प्रैक्टिस होती थी, और ये जो चीज है हर समय बहुत जरूरी है। जैसे बताया गया था अभी, ये युद्ध जब होता है। सर मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा ब्रिगेडियर त्रिपाठी, मुझे आपको रोकना होगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत ने पाकिस्तान की तरफ से की जा रही गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
सीमा पार से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। भारत ने गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। जो जानकारी मिल रही है, जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और हिंदुस्तान ने भी ठान लिया है पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से जैसे जैसे फायरिंग की जा रही है, वैसे वैसे भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और अब बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 सैनिक मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले मैंने आपको बताया था किस तरीके से एलओसी पर जो उरी सेक्टर वाला इलाका है, पुंछ वाला इलाका है, वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी, जिसमें हमारे कुछ नागरिक जो हैं उनकी जान भी गई थी। और अब भारत की तरफ से जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। आशीष जी रोमाना, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि भारत ने एक तो कल देर रात जिस तरह से कार्रवाई की पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के खिलाफ, उससे बौखलाया। पाकिस्तान ने सीमा पर सीजफायर वायलेशन करते हुए कई राउंड फायरिंग करी थी, जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। भारत ने उसका भी बड़ा बदला निकाल लिया। हमें जो टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है रोमाना, उसके मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। भारत ने एक और बदला आज ही निकाल लिया। 10 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर थी पाकिस्तानी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में, जिसका बदला भारत ने निकाला। और मैं फिर से दोहरा दूं, हमें सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि 10 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। देखिए, पाकिस्तान तो शायद ही कभी इस खबर को ओन करे कि उसके 10 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में। लेकिन कुल मिलाकर ये जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अपने आप में खबर बहुत बड़ी है। इस बीच एक और जानकारी आपको देते हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी 14 देशों के सदस्यों को बुलाया गया है। विदेश सचिव इन सदस्य देशों को ऑपरेशन की जानकारी देंगे। तो जो यूएनएससी में सदस्य देश हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है विदेश मंत्रालय में और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी। आप जानते हैं फिलहाल जो पाकिस्तान है वो भी यूएनएससी के अंदर टेम्पररी मेंबर है इस समय। तो पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जो देश हैं उनके सदस्यों को बुलाया गया है। नीरज राजपूत ये खबर लेकर आए हैं, इन्हीं से जरा डिटेल्स देते हैं कब बुलाया गया है और क्या कुछ जानकारियां हैं जो विदेश मंत्रालय की तरफ से साझा की जाएंगी। कुल मिलाकर यूएनएससी के जो सदस्य देश हैं उनको खबर सही मिले, पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी हवा निकले, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये यूएनएससी के देशों को बुलाकर जानकारी देना भारत की तरफ से। नीरज बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो यूएनएससी देश हैं जिनमें 5 परमानेंट हैं और बाकी जो 11 देश हैं वो अस्थायी यानी टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है। तो उन सभी को बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। वो इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमने देखा था कि कल जो था पाकिस्तान ने एक क्लोज डोर मीटिंग की थी, जिसमें कहा गया था कि पहलगाम जो हमला है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, खुद भारत ने करवाया है अपने ऊपर ताकि पाकिस्तान पर अटैक कर सके। तो वो रेजोल्यूशन फेल हो गया था, उसमें रिजेक्ट कर दिया गया था यूएनएससी द्वारा। तो अब उसके बाद जब भारत ने अटैक किया है, जवाबी कार्रवाई की है, अपना बदला लिया है आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकी टेरर कैंप्स हैं उनके खिलाफ, तो अब भारत जो है अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहता है कि हमने आखिरकार क्यों किया। हालांकि हमने देखा कि जो यूएस के जो एनएसए हैं उनके साथ हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल ने उन्होंने बात की है और जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं बड़े बड़े देश में उन सबसे कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे रशिया हो चाहे सऊदी अरब हो। लेकिन इस सब के बावजूद जो एम्बेसडर्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं भारत में, यानी दिल्ली में जो मौजूद हैं, उनको बुलाया जा रहा है, जिसमें P5 कंट्री सबसे इंपॉर्टेंट, रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 P5 कंट्रीज़ हैं और बाकी जो 11 होंगे वो अस्थायी सदस्य देश हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनके एम्बेसडर्स को पूरी जानकारी दी जाएगी कि हमने कैसे किया, हमने ये नपी तुली कार्रवाई की है, हमने कोई एस्केलेटरी मेथड नहीं अपनाया है, हमने कोई आर्मी इंस्टॉलेशंस पे कोई अटैक नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं, कई दशक से बात करते आ रहे थे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहते हैं, हम अपने देश में आतंकवाद नहीं फैलाने देंगे, प्रॉक्सी वॉर नहीं फैलने देंगे और जिसका जो एपिसेंटर है पाकिस्तान है, इसलिए हमने वहाँ पर जो है 9 लोकेशंस पे 21 टारगेट किए हैं और सारे के सारे जितने भी टेरर कैंप्स हैं उन सबके सबूत दिए जाएंगे, जो हम लोग लगातार रोमाना दिखा रहे हैं, सुबह से दिखा रहे हैं, वीडियोज़ दिए जाएंगे। जो डोजियर्स हम पिछले 1 हफ्ते से दिखा रहे थे, असीम मुनीर का डोजियर, साथ ही जैश ए मोहम्मद का डोजियर और साथ ही पाकिस्तान में किस तरह से जो ये टेरर कैंप्स हैं इनके बारे में जानकारी, वो सारी पूरी जानकारी ये जरूरी इसलिए
इसलिए भी हो जाता है ताकि दुनिया ये जान सके कि पाकिस्तान अगर किसी तरीके की कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिमाकत, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई आधार बनता नहीं है जवाबी कार्रवाई का। ये संदेश भी भारत पूरी दुनिया को देना चाहता है और इसी वजह से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से यूएनएससी के देश, जिसमें हालांकि फिलहाल अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान को छोड़कर अन्य जितने देश हैं सबको भारत की तरफ से ये जानकारी साझा की जा रही है। अब मैं जरा खास मेहमानों का रुख कर लेती हूं और मैं ब्रिगेडियर त्रिपाठी आप ही के पास आ रही हूं। सर, ये जो खबर निकल कर आई ना कि लगातार वो एलओसी पर जिस तरीके से सीजफायर का उल्लंघन और जबरदस्त शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जवाबी कार्रवाई जो हमने की है उसमें पाकिस्तान के 10 सैनिकों की मौत, ये खबर पुख्ता है। सर, यहां से आपको लगता है कि मामला ऐसा तो नहीं कि एस्केलेट हो जाए, क्योंकि भारत तो लगातार कह रहा है कि हमने तो नॉन एस्केलेटरी मेजर्स लिए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। भारत ने सीधा बोल दिया था कि हमने टोटली नॉन एस्केलेटरी मेजर्स हैं, और भारत ने ही नहीं, आप देखिए अमेरिका ने भी यही कहा है कि हमने जो टारगेट किया है टोटली टेररिस्ट कैंप्स किए हैं, नॉन टेररिस्ट कैंप्स, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े साफ हैं। मसूद अजहर से लेकर के बाकी जो आप देख रहे हैं, अभी आप दिखा भी रहे थे कि कैसे उनके जनाजे में मिलिट्री शामिल हो रही है, लग रहा है कि उनके भी लोग थे उसमें, तो ये तो बड़ा साफ है, उसमें कोई शक किसी को नहीं है। बाकी सारे देशों का रिएक्शन देखिए, सबको भारत ने पहले भी बता दिया था और अभी भी यही बताया जा रहा है, उनको पूरी जो है वहां दिखाया जा रहा है और उनको प्रूफ दिया जा रहा है सामने, तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ, भारत ने भी साफ कर दिया था कि कोई मिलिट्री टारगेट नहीं टारगेट किया गया, ना कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटली ये जो था सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था। अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो आप, मैं 3 चीजें इसी की बात करना चाहता हूं। देखिए, 3 स्ट्राइक्स कोटली और जो गुलपुर हुआ है, ये बिल्कुल मुजफ्फराबाद बिल्कुल एलसी के पास है, और मैं एलसी नहीं कहता, मैं ये कहूंगा ये पीओके है जो एक्चुअली भारत का हिस्सा है, तो अपने हिस्से में हमने टेररिस्ट को टारगेट किया है, तो मैं कहूंगा इंटरनल स्ट्राइक है। दूसरा जो है इन्हीं की जो स्ट्राइक है, आगे अगर आप देखें तो हम कहाँ गए हैं, पहुंच गए हैं मुरित्के कहाँ है, 40 किलोमीटर लाहौर के पास, वहां हम पहुंच गए हैं। और उसके बाद बवालपुर तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर है, वहां भी पहुंच गए हैं, और अपने टेरिटरी में रह के हमने वहां इंटर नहीं किया। हमारे रफाल जेट्स ने कमाल दिखाया हैमर और स्काल्प मिसाइल से। तो हमारे पास यही नहीं है, हमने उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी फेल कर दिया कि वो जो है हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाए और ना पता कर पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मिसाइल्स कैसे जा रही हैं, हम कहाँ फ्लाई कर रहे हैं। तो हमारी कैपेबिलिटी, भारत ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। इसके अलावा अभी सिर्फ थल सेना और नर सेना, आर्मी और एयरफोर्स ने कार्रवाई की, नेवी तैयार खड़ी है। तो अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो 100 किलोमीटर की जगह जो स्कैल्प मिसाइल है उसकी रेंज 250 से लेके 450 किलोमीटर है। मैं सिर्फ एयर की बात कर रहा हूँ, बाकी मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जो आर्मी है बिल्कुल तैयार खड़ी है, वो जो उसको टारगेट दिए गए हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और नेवी तैयार खड़ी है पूरे अरेबियन सी में पहुंचने की, और कराची तो ऑलरेडी 1971 में किया है। पूरा का पूरा जो इलाका है पाकिस्तान का, कराची से लेकर के आगे तक, उसको शायद गवदार तक मैं कहूंगा वो ब्लॉक कर देगा पाकिस्तान के लिए। एक एस्केलेशन पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, हर एक तरफ से, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मुझे लगता है जरा सा ब्रिगेडियर दहिया को हम लेकर आते हैं। ब्रिगेडियर दहिया, ग्राउंड रियलिटी तो यही है ना, मतलब पाकिस्तान को वो कहते हैं ना चक्रव्यूह में पूरी तरीके से भेद देना। ये जो हालात हैं तो पाकिस्तान भी समझ रहा होगा कि उसको हिंदुस्तान ने हर तरफ से चक्रव्यूह में भेद कर, बांध कर, तब ये आतंक के ढांचों को नेस्तो नाबूद किया है। ऐसे में एक तो इससे बाहर निकलना ही पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, और अगर कहीं से पाकिस्तान कोई हिमाकत कर भी देता है तो फिर बचेगा कहां? फिर तो यहीं ये घेरा चक्रव्यूह का भारत और कसता चला जाएगा और खत्म पाकिस्तान। देखो, आपका जो आखिरी जो शब्द है खत्म पाकिस्तान भारत का एम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक देश ऐसा हो कि जो फले फूले, लेकिन अगर वो आतंकवाद का हिस्सा लेगा
और आतंकवाद का उसने सहारा लिया है, क्योंकि वो कैपेबिलिटी वाइज वो भारत एक महान शक्ति बन गया है और पाकिस्तान नीचे गिरता जा रहा है। तो जब जो कमजोर होता जाता है वो फिर जैसे अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है, जैसे कि उसने प्रॉक्सी वॉर का भारत के खिलाफ से इस्तेमाल किया। ये जियाउल हक के टाइम से शुरू हुए, डेथ बाय 1000 कट्स जो उन्होंने पॉलिसी प्रोफेस की थी। अब उनको गए इतने दिन हो गए, उसके अलावा फिर पाकिस्तान की आर्मी को अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए इस प्रॉक्सी वॉर को उन्होंने बढ़ावा दिया। अब वो प्रॉक्सी वॉर में इतना बढ़ावा दिया और पाकिस्तान की जो लीडरशिप में जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी जिहादी सेना बना दी। अपनी जो एक प्रोफेशनल आर्मी जो होती थी उस प्रोफेशनल आर्मी को उन्हें एक फंडामेंटलिस्ट आर्मी बना दिया है। तो इसका तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खमियाजा वो अब भुगतना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी 10 पाकिस्तानी सैनिक की आपके चैनल के थ्रू से खबर मिली है कि हमारी जवाबी गोलाबारी में उनके 10 सैनिक मारे गए। तो ये तो हमारी बिल्कुल पुख्ता बात है जो हमारी लीडरशिप ने कहा है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि उन्होंने हमारे एलओसी के ऊपर मिलिट्री टारगेट्स के अलावा उन्होंने हमारे सिविलियन टारगेट्स, हमारे विलेजेस में बमबारी की है। तो हमारे पास पूरा साजो सामान है, पूरे हम हथियार हैं जिससे कि हम उनके सैनिकों को जिन्होंने ये गोलाबारी की है उनको बर्बाद करें और उनके जो तोप खाने हैं उसको भी बर्बाद करें। तो ये तो अभी पाकिस्तान जो चक्रव्यूह में जो फंसा हुआ है, अभी पाकिस्तान में एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे। पहले तो अब एक दूसरे को गाली गलौज चल रहा होगा कि भाई तूने मरवा दिया। अभी जब मरवा दिया तो अभी होगा कि भाई तुम बचवाओ। क्योंकि पाकिस्तान एज ए नेशन इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस बिल्कुल अलग थलग पड़ा है। ये रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं है, उससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्योंकि यूक्रेन के पीछे तो अमेरिका, पूरा यूरोप यूनियन, उनको धड़ाधड़ हथियार भेजे जा रहा था, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री वो पनप रही थी। और तो ऐसा पाकिस्तान के पास ऐसा कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आएगा। वो सिर्फ 2 देश है जिसके तरफ थोड़ा बहुत दे सकता है, वो एक तुर्की है। उससे भी मेरे को पूरा पूर्णतः विश्वास है, बहुत इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। और चाइना ने जो बोला है कि भाई उसके तो विरोधाभास है उसकी स्टेटमेंट में कि भाई आतंकवाद के हम खिलाफ हैं और भारत की ने जो ये स्ट्राइक किया है उससे हम सहमत नहीं है। तो इस चीज ऐसे में जो पाकिस्तान जो घिरा हुआ है, मेरे को लगता है हमें सिर्फ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। हमने इनिशिएट कर दिया है, उसके अलावा हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ जवाबी कार्रवाई। जैसा कि अभी एलओसी के इलाके में हो रहा है कि भी उन्होंने हमारे विलेजेस पे हमारे सिविलियंस को कैजुअलिटी किया है, हमने उनके आर्मी को टारगेट कर दिया गया। ये बात जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा हमारे सहयोगी सर नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास में लेकर चलती हूँ दर्शकों को। नीरज, जो ब्रिगेडियर भैया यहाँ पर कह रहे हैं ना कि साहब देखिए, अब रणनीति यही हमारी होनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अब जवाबी कार्रवाई, मतलब जो पाकिस्तान करे उसका मुंह तोड़ जवाब दें। जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर अगर वहां पर फायरिंग की जा रही है तो भारत उसी अंदाज में जवाबी फायरिंग कर रहा है, जिसकी चपेट में आकर 10 पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हो गई है। ये बताइए मुझे कि अभी खुद सेनाओं की तरफ से कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का असेसमेंट है, कितने घंटे क्रूशियल बताए जा रहे हैं, कब तक ये मुस्तैदी, इसको लेकर क्या अपडेट? नीरज देखिए रुमाना, जो कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 दिन से जो एलओसी पर फायरिंग हो रही थी वो स्मॉल आर्म्स से हो रही थी, लेकिन जो कल से जब से भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर किया है तब से हैवी फायरिंग भी दोनों देशों की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से तोप से फायरिंग की गई थी बिम्बर गली एरिया में, पुंछ के एरिया में। तो भारतीय सेना ने भी अपनी आर्टिलरी का जो है इस्तेमाल किया है। इस आर्टिलरी में जो गन्स हैं उनका तो इस्तेमाल, यानी तोप का तो इस्तेमाल किया ही किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रॉकेट्स का इस्तेमाल भी किया है, जो कि भारत के मल्टीपर्पस लॉन्चर्स हैं, उनका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए किया गया है।
बड़ी तादाद में उनके ऊपर जो है इन रॉकेट से जो है प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया। हालांकि जो रॉकेट्स होते हैं रोमाना, उनके बारे में कहा जाता है कि प्रिसीशन स्ट्राइक नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करते हैं, एक के बाद एक 5-10 सेकंड में ही आपके 50-60 रॉकेट्स फायर कर देते हैं। लेकिन भारत का जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है उसको हमने DRDO ने उसको इम्प्रोवाइज़ करके उसको मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको प्रिसीशन स्ट्राइक है तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि हैवी फायरिंग जो है इस वक्त LOC पर हो रही है और जो नुकसान पाकिस्तानी सेना को हो रहा है, पाकिस्तान की चौकियों को हो रहा है, वो उन्हीं प्रिसीशन स्ट्राइक से भारतीय सेना की हो रहा है। तो ये बड़ा अपडेट हमारे सहयोगी नीरज राजपूत दे रहे हैं। हम रुक करते हैं ब्रिगेडियर त्रिपाठी का और जरा ब्रिगेडियर त्रिपाठी से जानते हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, अब हमारी तैयारी क्या होगी, अब हमारी रणनीति क्या होगी? ब्रिगेडियर त्रिपाठी। देखिए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखिए डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दो देश भारत के साथ हैं, वो टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। और आपको याद होगा 1971 में ये दोनों देशों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। आज की तारीख में पाकिस्तान को सपोर्ट अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ एक है, वो है तुर्की है, बाकी कोई देश नहीं कर रहा है। इवन चीन ने यही बोला है कि टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि वो जरूर सभी कह रहे हैं कि हाँ, एस्केलेशन नहीं होना चाहिए और ये चीज आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा दारोमदार जो है पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान को पता है, आपको सबको हमको पता है कि पाकिस्तान के पास, आप उनके देखिए पार्लियामेंट में ये बात आई थी तो वो मिलिट्री के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ 10 दिन के आसपास का एमिनिशन उनके पास पड़ा हुआ है। 8 से 10 दिन का उनके पास सिर्फ फ्यूल, मतलब डीजल पेट्रोल पड़ा हुआ है लड़ाई के लिए। तो जा कितना पाएंगे वो? दूसरा, उनके जो F-16 हैं वो जो है आधे ग्राउंड पर पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई है। अभी हाल में जो है $400 बिलियन उसी के लिए सैंक्शन किया है अमेरिका ने, उनको मेंटेनेंस के लिए। F-7 जो उनके पास पड़े हुए हैं एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, आधे उनके ग्राउंडेड हैं। सबमरीन्स भी वही हाल है। तो अभी ऐसी हालत नहीं है कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर पाएगा। हाँ, इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि उनमें देखिए सिविल में आप देख रहे हैं क्या रिएक्शन हो रहे हैं। वहाँ बलूचिस्तान भारत के साथ है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भारत के साथ हैं। रह गए बीच के जो सिविलियंस, वो भी जो है उनकी आर्मी के साथ नहीं है। और वहां पर पूरी जो है उनकी कैबिनेट, उनकी गवर्नमेंट फेल है। पूरा का पूरा जो है वो पूरा प्रशासन, हर एक चीज आर्मी चला रही है। तो आसिफ मुनीर जो है उनके सेनाध्यक्ष, वो जो है उन्होंने एस्केलेट किया है। और जब तक अगर वो एस्केलेट करेंगे तो उनको पता है कि उनके ऊपर भारत बहुत भारी पड़ेगा। उनका, जैसे कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पत्थरों से दिया जाएगा। उनको ये मालूम है, इसलिए अगर वो करते हैं तो उनका बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इलाका है रजौरी पुंछ का, विद इन RT रेंज है। RT हमारी वहाँ बहुत अच्छी है। हमारे पास बहुत उन्नत किस्म के 155 से लेके जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम्स हैं और पीछे हमारे मिसाइल्स भी हमारे पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉकेट्स और गन्स हैं 155। लेकिन इन्हीं की ताकत इतनी है जिस मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता। और ये जो 10 की बात हो रही है, ये तो जो गिने गए हैं, जो नहीं गिने गए हैं वो और ज्यादा होंगे, जो बताए नहीं जाते लेकिन पता जरूर लग जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान अगर एस्केलेशन करेगा तो मुश्किल होगा। हाँ, भारत को अंदर भी देखना पड़ेगा कि जो ओवरग्राउंड उनके हैं एलिमेंट्स, वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो पहले आप बात कर रहे थे कि जो मॉक ड्रिल की जा रही है, वो बहुत जरूरी है सिविल डिफेंस की, कि हम अपने अंदर देखें। बाहर के लिए सेना पूरी मुस्तैद है और ज्यादा मुस्तैद हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम्स को होना पड़ेगा। हमारे जो बाकी एजेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, उनको मुस्तैद रहना पड़ेगा, एजेंसी जो है हमारी, जिससे कि कोई और हिमाकत कुछ नहीं कर पाए। सही कह रहे हैं सर आप। इसीलिए सर वो अहम बैठक गृह मंत्रालय में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जो ली है, और खासतौर से जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ, मुख्य सचिवों के साथ और DGP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह जुड़े। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी बाहरी सुरक्षा है, और बाहरी सुरक्षा को लेकर तो सेना मुस्तैद है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी मामला पूरी तरीके से चाक चौबंद रहे, इसी को लेकर सरकार की पैनी नजर। और साथ ही हर किस्म की आपात स्थिति से निपटने के लिए भी जो सिविल डिफेंस सिस्टम है वो भी इन प्लेस रहे, उसमें भी कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई लचरता या लापरवाही ना रहे, इसको लेकर भी तैयारी पूरी है और उसको
भी जांचा जा रहा है। इसीलिए मॉक ड्रिल जो देश के अलग अलग शहरों में इस वक्त चल रही है, लेकिन इस समय ये तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बहुत खास हो जाती है। ये आतंक का जनाजा है, आतंकवादियों के जनाजे हैं जो पाकिस्तान में निकल रहे हैं, लेकिन इनको ये भरपूर समर्थन जो पाकिस्तान के लोगों का मिल रहा है। मुरिदके से लेकर बहावलपुर तक इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आतंकवादियों के जो जनाजे हैं वो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए और वहां पर नारे गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो फौजी हैं वो इन जनाजों के समर्थन में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमाज जनाजा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे दुनिया में ये मैसेज क्लियर जा रहा है। वो कहते हैं ना, मैसेज लाउड एंड क्लियर। वो दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की सेना की जो सांठगांठ है आतंक के साथ, पाकिस्तान भले ही अपने एस्टैब्लिशमेंट को अलग करके दिखाने की कोशिश करे, खुद को आतंकवाद से अलग करके दिखाने की कोशिश करे, लेकिन पाकिस्तान की उन तमाम कोशिशों पर ब्रिगेडियर त्रिपाठी इस वक्त ये तस्वीरें पानी फेरती हुई नजर आ रही हैं। सर, यहाँ पाकिस्तानी फौजियों के कंधे हैं और वर्दीधारी फौजियों के कंधों पर आतंकवादियों के जनाजे हैं, पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए। सर, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसमें कोई ताजुब नहीं होगा अगर ये भी कहा जाए कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी उसमें होंगे जो उनको ट्रेन कर रहे होंगे, उनके साथ होंगे। और कई बार ऐसा होता है कि पाकिस्तानी जो अपने स्पेशल फोर्सेज हैं उनको सिविल वर्दी में रखता है इनके साथ। तो इतने ज्यादा अगर फौजी वहां पर हैं, मुझे लगता है कि काफी पाकिस्तानी सैनिक जो वहां थे, जो उनको ट्रेन कर रहे थे, वो भी उसमें मारे गए हैं और वो भी इनके साथ ही थे। ये बड़ा साफ है और दुनिया के लिए बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि किस तरह इसके बीच में दोनों की सांठगांठ है। और हमेशा देखिए, आप शुरू से देखिए, चाहे 1947 से अभी तक पाकिस्तान हमेशा इन दहशतगर्दों को ही आगे लाता रहा है। चाहे उस समय की 47-48 की घुसपैठ थी या उसके बाद के जितने कुछ हुए हैं, ये दहशतगर्दों को लाता रहा है। और हम लोग जो राजौरी पुंछ में रह चुके हैं, हमने कई बार जो उनके पकड़े गए हैं कुछ, उनमें से जब हमने इंटरोगेशन किया है, पता लगा है कि उनको उनके कमांडोज तक उनको सिविल ड्रेस में डाल करके और उन्होंने इन दहशतगर्दों के साथ भेजा है उनको गाइड करने के लिए, उनके साथ आने के लिए। तो ये चीजें पाकिस्तान करता रहा है, जिसका सबूत तो हम खुद देख चुके हैं, लेकिन अब दुनिया भी देख रही है। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ये कितना ज्यादा इनका आपस में सांठगांठ है और ये मिलके ही चल रहे हैं एक साथ ही, और इसकी वजह से ही इनका नुकसान हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि बजाय जनाजा में शामिल होने के दुख करने के लिए, अगर पाकिस्तान कहता है कि उसको खुद उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, टेररिज्म का वो खुद उसके ऊपर नुकसान हो रहा है, तो उसको तो खुश होना चाहिए कि भारत ने जो है उनके टेररिस्ट को जो है ऊपर भेज दिया और उनको जो है कैंप नष्ट किया है। सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता है जरा सा नीरज राजपूत का आप रोक कर लेते हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ऐसे में जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर त्रिपाठी भी कर रहे थे कि बहुत मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर वो इतना करीबी रिश्ता है ना पाकिस्तान की सेना का और आतंकवाद का, कि कई बार तो फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन आतंकवादी और कौन पाकिस्तानी सेना का सैनिक है। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर, इसका अंजाम पाकिस्तान में देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान में आतंकवाद की नहीं, पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट और आतंकवादियों में, वहां की सरकार में, वहां की सेना में फर्क करना तो बहुत मुश्किल है ना नीरज। बिल्कुल रोमाना, देखिए जो पहलगाम नरसंहार हुआ, हमला हुआ, उसमें कौन था मेन मुख्य आरोपी? कौन है मुख्य आरोपी? हासिम मूसा है। हासिम मूसा, आपको रोक रही हूँ नीरज, रक्षा मंत्री का बयान सामने आ रहा है, क्या कह रहे हैं सुना देते हैं। बीआरओ के सभी कर्मयोगी एवं देवियों व सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात
हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है। इनको आप सुन रहे हैं। बीआरओ के 66वें फाउंडेशन डे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पहुंचे तो अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने भारतीय सेना की उस गौरव गाथा के साथ की जिसके जरिए उन्होंने ये बताया कि कैसे भारतीय सेना ने हर भारतवासी का जो मस्तक है उसको ऊंचा किया है। सेना ने इतिहास रच दिया है और हनुमान जी की तरह ही सेना ने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। हमें अपनी सेना पर गर्व है। सेना ने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। सेना ने भारतवासियों का सिर ऊंचा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की शान में वहां पर नारे भी लगवाए, भारत माता की जय के नारे। और ये बीआरओ का कार्यक्रम 66वें फाउंडेशन डे के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री की तरफ से ये तमाम बातें कही गई कि सेना ने भारतीयों का सिर ऊंचा कर दिया और हनुमान जी की तरह ही सेना ने भी सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। एक बार फिर से जरा सुनिए रक्षा मंत्री का ऑपरेशन सिंदूर पर यह बयान। है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय
तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऑपरेशन सिंदूर पर यह बयान आपने सुना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे के मौके पर राजनाथ सिंह जब पहुंचे कार्यक्रम में तो उन्होंने सबसे पहले जो सेना का पराक्रम था, अद्भुत शौर्य था, उसका जिक्र किया कि सेना ने अद्भुत शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया और इसी के साथ सेना ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि सेना ने जो करके दिखाया उसने सभी भारतवासियों का सिर जो है वो ऊंचा कर दिया है। और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हनुमान जी की तरह ही भारतीय सेना ने भी सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने पूरी जिम्मेदारी के साथ और बेहद संवेदनशीलता के साथ अंजाम दिया। इस रूप में अंजाम दिया कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को हमने किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को हमने किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सेना की तरफ से यह साफ तौर पर पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में चुन चुन कर पाकिस्तान में जो आतंकवाद के ढांचे फल फूल रहे थे उनको नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर मतलब न्याय के लिए ये ऑपरेशन था जो भारत की तरफ से लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का सेना का वो शौर्य और पराक्रम था जिसके जरिए सेना ने चुन चुन कर पाकिस्तान में आतंकवाद के 9 ठिकाने जिनको नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का वो शौर्य और पराक्रम जिसके जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर तुम्हारा निपटारा करेंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बार सेना की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन लिया गया वो सिर्फ एलओसी पार करके नहीं
बल्कि आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके। और पाकिस्तान का दिल आप कह सकते हैं, वो राज्य पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है, जो राज्य पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सियासत से लेकर पाकिस्तान की सेना तक जितने बड़े लोग हैं सब इसी राज्य से ताल्लुक रखते हैं। उसी राज्य में जहां पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, उसी पाकिस्तान प्रांत में मौजूद बहावलपुर, मुरिद्के से लेकर जो सियालकोट है वहां तक भारतीय सेना पहुंची है। और वहां पहुंचकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ये आतंकवाद के जो ढांचे हैं इनको नेस्तो नाबूद किया है। बहावलपुर में देखिए किस तरीके से जैश ए मोहम्मद और उसका ठिकाना जिसको खत्म कर दिया गया, लश्कर तैयबा जिसने अपना ठिकाना मुरिद्के में बना रखा था, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। तो पाकिस्तान अगर गुस्ताखी करेगा तो फिर ऐसे ही आतंकवाद का खात्मा होगा। ये संदेश भारत की तरफ से लगातार दिया गया है। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है।